नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरिता पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी की वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही समझेंगे उसका विभाजन। दोस्तों, आप सभी को पता है हिंदी की वर्णमाला इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, एसएससी, टेट, टीजीटी और पीजीटी, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम दें हम और हमारे 3-4 क्वेश्चन सही हो ही जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को ही वर्ड भी कहते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछता है तो वाक्य होगी, और अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है प्रश्न में तो वह होगी ध्वनि या वर्ड, जो भी ऑप्शन में हो। लिखित रूप में वर्ड ही कहेंगे और मौखिक रूप में हम लोग ध्वनि शब्द का प्रयोग करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगर क लिख दिया जाए, फिर घ लिख दिया जाए या त प लिख दिया जाए तो ये वर्ड तो होंगे लेकिन ये वर्णमाला नहीं होगी। ये बात भी ध्यान देंगे आप लोग। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, और ऑप्शन में रहता है कि वर्णों के समूह को या स्वरों के समूह को या व्यंजन के समूह को, तो ऐसा कुछ भी सही नहीं होगा। जो ऑप्शन में होगा व्यवस्थित समूह, वही ऑप्शन सही माना जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बताते चल रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। और वर्णों का विभाजन देख लेते हैं। फिर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर हमारे 11 हैं। 11 स्वर हैं। छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। व्यंजन हमारे 33 हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर 2 आते हैं द्विगुण व्यंजन। सारे मिला के हमारे बन जाते हैं 52। तो अभी हम लोग स्वरों पर चर्चा करेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ड हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनके बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता न लेनी पड़े, वह स्वयं ही बोले जाएं। संस्कृत में इसके लिए एक परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं से उच्चरित हों उन्हें ही स्वर कहेंगे। और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी व्यंजन हम अगर बोलते हैं फ्रेंड्स, अगर हम क भी बोलते हैं तो उसके लास्ट में अ रहता ही रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरों का विभाजन किया गया है 3 प्रकार से। एक तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत का प्रयोग हम लोग हिंदी में नहीं करते हैं, वो संस्कृत में होता था। बस कुछ जगहों पर प्लुत का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी को आवाज़ दे के बुलाने में और ओम का उच्चारण करने में। तो ह्रस्व जो स्वर होते हैं उनकी 1 मात्रा होती है, और ह्रस्व स्वर 4 हैं हमारे, उन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं और यही मूल स्वर हैं। बाकी सारे स्वर बाद में निर्मित हुए हैं, इन्हीं स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं, छोटा अ, छोटी ई, उ और री। और दीर्घ स्वर हैं 3, बड़ा आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर हैं। फिर आते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में है 4 स्वर, जिसमें है ए, ऐ, ओ, औ। इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो ए का निर्माण हुआ है आ और ई से मिलकर, ऐ का निर्माण हुआ है आ और ए के मिलने से, ओ बना है आ और उ से मिलकर, औ बना है आ और ओ से मिलकर। 2 हमारे अयोगवाह व्यंजन जो स्वर हैं जो वो हैं अंग और आहा।
फ्रेंड्स, संस्कृत में 4 अयोगवाह हैं और हिंदी में 2 अयोगवाह हैं। तो संस्कृत में जो 2 और अयोगवाह हैं वह क और ख के पहले आधा विसर्ग बना रहता है, उन्हें हम कहते हैं जिह्वामूलीय, और प फ के पहले जो आधा विसर्ग जैसा बना रहता है उन्हें कहते हैं उपधमानी। अब हम लोग देखते हैं स्वरों को हमारे मुख के अवयवों के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो जीभ के जिस हिस्से से प्रोनाउंसिएशन होता है जिस वर्ड का, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो उसमें आता है अग्र स्वर, जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। उनमें है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। फिर है मध्य स्वर, जो जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाते हैं, मध्य भाग से। उसमें छोटा आ, सिर्फ एक छोटा आ ऐसा स्वर है जो जीभ के मध्य भाग से उच्चरित होता है। फिर आता है पश्च स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। उसमें है आ, उ, ओ और औ। ये ऐसे स्वर हैं जिसमें हमारी जीभ के पिछले हिस्से पर प्रेशर लगता है। फिर जीभ के उठने के आधार पर जीभ का कौन सा हिस्सा उठता है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर मुड़ता है, उस आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है 4 भागों में। पहला है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर है ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ ऊपर की ओर थोड़ा सा गोलाई में उठती है। फिर अर्ध संवृत्त स्वर आते हैं, तो इसमें है ए और ओ, ए और ओ। इन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का आधा हिस्सा किनारे से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर को उठता है। फिर आते हैं विवृत स्वर, इन्हें कहीं कहीं पर निवृत्त भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें है केवल बड़ा आ। फिर है अर्धविवृत, इसमें आता है छोटा आ, ए और औ। अब हम लोग देखेंगे ओठ की स्थिति के आधार पर हमारे ओठ किस आधार पर कौन सा स्वर उच्चारित करते हैं, उनके आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है इन्हें। एक है अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी इनके उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता है, ओठ गोल नहीं होगा तो वह अवृत्त होगा। इसमें है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। और फिर आते हैं वृत्तमुखी, इनके उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है। इनको बोलने में हमारा ओठ जो है वो बिल्कुल गोल हो जाता है। इन्हें बोलकर भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ आ जाएगा। जिसमें है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 4 हैं वृत्तमुखी स्वर। नेक्स्ट विभाजन आता है वायु के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया इन्हें। कुछ स्वर होते हैं निरानुनासिक और कुछ अनुनासिक। तो निरानुनासिक वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है। तो इसमें और अनुनासिक में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो सारे स्वर निरानुनासिक ही होते हैं। अनुनासिक स्वर सिर्फ अंग है, एक ये चंद्र बिंदु और एक ये अनुस्वार वाला, ये है। अब हम लोग देखेंगे घोष के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया है स्वरों को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घोष किसे कहते हैं। तो जब स्वर तंत्र में श्वास कंपित होती है तो उसे घोष कहते हैं। तो जो स्वर हमारे स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। तो वो उनमें सारे जो स्वर होते हैं हमारे, वो सारे के सारे सघोष ही होते हैं। इसका अपोजिट होता है अघोष, जो कि व्यंजन में होते हैं, स्वरों में नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज स्वरों पर आधारित वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हिंदी साहित्य सरिता को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो वर्णमाला के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।